अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव डेट दे दी है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसका हतमी शायद ऐलान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगेगा कि 28 जनवरी को 2024 उसमें इलेक्शंस होंगे। अब ये संडे का दिन है, प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन कवी इम्कान यही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शंस हो जाएंगे, जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। इसी को लेके अब तमाम जमातों के अपनी जगह दावे भी हमारे सामने आ रहे हैं। PMLN तो सबसे ज़्यादा पुरुमीद है और इस वक्त जो हालात हैं, जो हवाओं का रुख हो रहा है और जो हमें सबको दिख रहा है, उस लिहाज से तो उनको वो पुरुमीद होना भी चाहिए। और ना सिर्फ पुरुमीद होना चाहिए बल्कि उनको यकीन होना चाहिए, बज़ाहिर लगता भी ऐसा है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के दावे भी सामने आ रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। हाँ, अगर कोई दावों की पोजीशन में नहीं है तो वो PTI है, क्योंकि PTI को अपनी कल का नहीं पता कि कल PTI खुद भी होगी या PTI नहीं होगी। उसकी एक वजह तो ये है कि डेफिनेटली ना सिर्फ उनके चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में हैं, बल्कि जो उनके वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी जेल में है। केसेस पे केसेस हैं। अभी साइफर की फर्द जुर्म भी उन पर आयद हो गई है। असद उमर साहब का कुछ पता नहीं है। हाल बच्चा जो दीगर लीडरशिप है वो कुछ अपने कोशिश करती है कि कुछ सियासी या पॉलिटिकल एक्टिविटी रखें, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती। ऐसे में हमने देखा कि असद कैसर साहब ने मुलाकात की फजलुर रहमान साहब के घर जाके, उस पर भी बड़ी बातें हुई। मुलाकात की वीडियोस भी सामने आई, नमाज की भी सामने आई, और फिर लोगों ने इसमें बात करनी शुरू की तो असद कैसर साहब ने इसकी वजाहत भी दी। असद कैसर साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा कि जी उनको बड़ा अफसोस है कि ये पिक्चर्स जो है वो उस तरह से सामने आई या नमाज की सामने आई। हम तो इसलिए गए थे कि उनकी खुश दामन की डेथ हुई थी तो उनकी हम ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन उसको दूसरा रंग दिया गया। JUI के हवाले से जो बातें हो रही थी उस पर इन्होंने क्या कहा, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए छोटा सा क्लिप है, जरा देखें। ये इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि उनका किसी के साथ अलायंस नहीं होगा, और अगर कोई सियासी इत्तेहाद की बातें JUIF से मुलाकात के बाद उनके वक्त से ये सोच बैठा है तो उसमें कोई सदाकत नहीं है। नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से या साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से वो क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम अपने तजुर्बे की बात करें तो पहली दफ़ा ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा है। 2018 में भी हवाएं इसी तरह से चल रही थी। 2018 में भी हवाओं के रुख हमें बता रहे थे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, और सिर्फ 2018 में नहीं, 2013 में भी हवाओं के रुख हमें बता रहे थे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। 2008 में भी हवाओं के रुख ने हमें बता दिया था कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन बहरहाल जब कोई हवाओं का रुख बदल जाते हैं तो फिर यही बातें हमारे सामने आती हैं। जावेद लतीफ़ साहब जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन उनको बड़ा क्लोज तथा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह वो इशारे कर रहे थे, पता नहीं उनकी नज़र में कौन कौन है जो CV लेके फिर रहा है कि हमें वज़ीर आज़म बना दो। उनको एक मशवरा दे रहे हैं, क्या कह रहे थे ये सुनते हैं। अगर आप ये समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई और नाम, मैं यहां तक कहूंगा मुस्लिम लीग के अंदर भी और दीगर जमातों के अंदर भी जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिस पर एतमाद करता हो, चारों इकाइयां, वो नाम सिर्फ और सिर्फ आज नवाज शरीफ है। ये तो बात उन्होंने की है कि अगर कोई क्रेडिबिलिटी है तो तमाम के तमाम सियासी जमातें एक तरफ और नवाज शरीफ साहब एक तरफ। ये बात तो समझ में आती है एक नून लीग के अपने सीनियर रहनुमा की, लेकिन उन्होंने एक और चीज को इंडोर्स किया है कि अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ साहब भी अभी उम्मीदवार हो सकते हैं तो वो इस खाम ख्याली में ना रहे। पार्टी के अंदर एक ही है, वो है नवाज शरीफ। अलबत्ता सीवीज के हवाले से एक और क्लिप है, वो भी देख लीजिए। अगर कोई CV के फिर रहा है तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों के सामने कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करें। खुदा के लिए वोट को इज्जत देने का तरीका आइन का एहतराम है। तमाम अदारे अपनी हदूदो कयूद में रहें। चाहिए तमाम अदारों को जितनी जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाए जाएं। वोट को इज्जत दो 2017-2018 का एक बड़ा मकबूल तरीन नारा था, और ये दिन भी PMLN पे आना था कि वो आज बता रही है कि वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है। जो उस वक्त बताया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो अब बता रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में कुछ और बता रही हो। लेकिन बहरहाल ऐसे ही होता है पाकिस्तान की सियासत में, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में PMLN
का किस तरह से फ्यूचर है, क्या है, सब अच्छा है या कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो परेशान कुन हो सके। अस्सलाम वालेकुम इरफानुल हक सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आप लोगों ने तस्लीम किया है उस तरह से हम समेत पूरी कौम ये तस्लीम कर ले और इस पर यकीन कर ले कि मुल्क के अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ही होंगे और वही चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। देखिए, आने वाले दिनों के बारे में नादिया, इस तरह की कोई बात भी मेरा ख्याल है कोई होशमंद और जी शऊर इंसान नहीं कर सकता। सब मामलात अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं और बहुत से ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो बदलते रहते हैं। अनलेस इलेक्शन हो जाते हैं, PMLN उन इलेक्शंस में भारी अक्सरियत में जीतती है, अपनी हुकूमत बनाती है, उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि वज़ारत उज़्मा कौन संभालेगा। एज़ फार एज़ पार्टी का अपना फ़ैसला है या अंदरूनी फ़ैसला है कि अगर पार्टी कामयाब होती है तो यकीनन पार्टी यही चाहती है कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने और वो जो तसलसल तोड़ा गया था, जबरन तोड़ा गया था, मैनूवर करके तोड़ा गया था, मिली भगत से तोड़ा गया था 2017 के अंदर, वो वहीं से शुरू हो और ताकि जमहूरियत का जो अपना एक हुस्न होता है वो भी बरकरार हो और ये भी कि जमहूरियत बहरहाल अवाम की हुक्मरानी के सामने कोई बंद नहीं बांधा जा सकता, ये भी इस्टेब्लिश हो। ठीक है, तो मैं इससे पहले कि मैं दीगर चीज़ों पे जाऊं, अगर चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना है तो डेफिनेटली अभी वो क्वालिफाई नहीं करते, उनकी सज़ाएं ख़त्म होंगी, ये सारी चीज़ें हैं, एक प्रोसेस है। बट जो नज़र आ रहा है उसमें डेफिनेटली अगर उनके साथ ज़्यादती हुई थी तो उसका अज़ाला हो जाएगा। बट अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं चौथी दफ़ा तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? क्या वो पंजाब में वापस जाएंगे? मुझे यूँ लगता है कि आपको या हम सबको या शायद मीडिया को ये फ़िक्र पड़ी है कि इलेक्शन के बाद कौन कहाँ होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन सा होनी चाहिए ना बेरोज़गार हो जाएगा। और बहुत सी जमातें मौजूद हैं, उनके लीडर मौजूद हैं, PMLN के अंदर बहुत से लीडर मौजूद हैं। अब देखिए, हाइपोथेसिस के ऊपर या क़यास आराइयों के ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं कि कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन किस मनसब को संभालेगा, या कौन पार्टी को देखेगा, या कौन किस किस पुर्द क्या काम किया जाएगा। मैं तो कम अज़ कम इस पोजीशन में नहीं हूँ नादिया कि आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ सर, आपने हाँ जी, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि PMLN ने हमेशा की तरह जो उसका अपना एक नैरेटिव रहा है तरक्याती कामों का, आवाम की फलाह बहबूद का, मुल्क को आगे बढ़ाने का, इकानमी को नशो नुमा देने का, यही नैरेटिव मियाँ साहब ने आके पेश किया है। 9 निकाती एक फार्मूला दिया है, उसके तहत हम आवाम के पास जा रहे हैं। अवाम अगर उसे पजीराई बख्शते हैं तो पार्टी का फ़ैसला ये है कि मियाँ साहब कामयाबी की सूरत में वो वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। उसके बाद कौन क्या करता है या मियाँ साहब ख़ुद अपने बारे में क्या फ़ैसला सादर करते हैं या क्या तय पाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी ने मियाँ साहब के लिए फैसला कर लिया है तो फिर पार्टी ने छोटे मियाँ साहब के लिए भी कुछ तो सोच के रखा होगा ना। मतलब बहरहाल वो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर उनको यहीं पे कोई ओहदा दिया जाएगा, या दोबारा से वजीर आजम भी बनाया जा सकता है, या पंजाब में भेजा जाएगा, कोई बात हुई नहीं है पार्टी में, अभी आप कह रहे हैं। देखें, शहबाज साहब ने भी जब भी उन्हें मौका मिला है सूबे में भी, उन्होंने, मेरा ख्याल है कि किसी और सूबाई वज़ीर आला के पास वो रिकॉर्ड नहीं है जो नवाज़ शरीफ के पास, शहबाज साहब के पास है। और जब ये 16 माह की एक 15 जमाती हुकूमत का सरबराह उन्हें बनाया गया बहुत सी मुश्किलात के बाद और बड़े मुख्तलिफ़ हालात में, तो सबसे बड़ा गोल जो था उनके सामने वो था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना। उसके लिए फिर कंप्रोमाइज़ भी हुए, अवाम के लिए भी मुश्किलात आई, जो वो ख़ुद कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए अपना जो पॉलिटिकल सरमाया था या असासा था, स्पेस था, उसको भी गंवाया या ज़ाया किया या कमज़ोर किया। तो नवाज़ शरीफ बहरहाल पार्टी के लीडर हैं और अब तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जितने भी लीडर आपको नज़र आते हैं उन सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, उन सबसे ज़्यादा वो मुल्की हालात हों या गैर मुल्की हालात हों उनका भी तजर्बा रखते हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी कम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन ये कहना कि आज हम तय करके बैठे हैं कि जी पार्टी जीत गई, फ़लाँ के पास ये मनसब आ गया,
फलां के पास ये होता, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है सर, पहले आपको याद होगा कि 2018 से पहले एक लंदन प्लान की गूंज थी और अब एक दफा फिर लंदन एग्रीमेंट की गूंज है कि जी बाकायदा डील हुई है, मामला तय हुए हैं, उस डील के तहत नवाज शरीफ साहब वापस आए। और ये किसी एक पार्टी की जनाब से नहीं है, तमाम के तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी तोपों का रुख PMLN की तरफ हुआ है। वजह क्या है? उसकी वजह साफ जाहिर है। उसकी वजह यह है कि किसी पार्टी के दामन में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो वो अवाम के पास लेके जाएं। पीपल्स पार्टी 15 साल हुक्मरान रही है पाकिस्तान के ऊपर। पीपल्स पार्टी के मद्दाओं से या पीपल्स पार्टी से कहा जाए कि आप 5 बड़े कारनामे गिनवा दें जो 15 सालों में आपने सर अंजाम दिए हैं। खान साहब की हुकूमत 4 साल रही है, उनसे कहें 5 नहीं, आपको ये एक बड़ा कारनामा गिनवा दें। नवाज शरीफ 9 साल रहे हैं, उनसे कहें जी कि आप गिनवा दें, तो मेरा ख्याल है एक आम रेडी वाला भी 10 चीज़ें आपको गिनवा देगा। तो इसलिए तोपों का रुख है कि वो अवाम की नब्ज़ को देख रहे हैं। अवाम किधर जाएंगे? PTI की तरफ जाएंगे जिसके नामा अमाल में कुछ नहीं है और जिसने पाकिस्तान के अंदर वो खेल खेला कि जो साजिशी अनासर जो हैं, अकबर ख़ान कंस्पायरेसी से लेके ज़हीरुल इस्लाम कंस्पायरेसी तक किसी को हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की जो उन्होंने किया। उनसे कोई उम्मीद लगाए जिन्होंने 4 साल मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। पीपल्स पार्टी से उम्मीद लगाए जिनके नामा अमाल में कोई बड़ा कारनामा नहीं है। तो क्या करें, अवाम इधर ही जाएंगे। तो इसलिए जो घोड़ा आगे जा रहा होता है, तीरों के रुख उसी की तरफ होते हैं। तो ये आने वाले दिनों का नविश्ता दीवार है जो बहुत सी जमातें देख रही हैं। होता तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली, धांधली हो गई। ये रोना होता है इलेक्शन के बाद जब नतायज सामने आते हैं, आम तौर पे यही होता है ना। लेकिन जब पहले से रोना धोना शुरू कर दिया जाए और पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड का स्यापा शुरू कर दिया जाए तो आप जान लीजिए कि उन्हें नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये एक मंतकी सी बात है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। ठीक है, इसमें चले। अब मुझे एक और बात बताएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और जो लंदन में बैठ के उन्होंने तकरीर की थी, बात की थी, वो उन्होंने एहतसाब की बात की थी जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ का भी नाम लिया, फिर जनरल बाजवा का नाम लिया, फिर कुछ और 1-2 जजेस के भी नाम लिए। लेकिन फिर उनके बाद एक मैसेज कन्वे हुआ कि जी ऐसा ना करें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ऐसा नहीं किया। और मैं ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने ही वो तकरीर लिखी है, इत्तला थी जो उन्होंने जलसे में भी की। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन ना वो उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि ना वो भूले और ना उन्होंने किसी और को भूलने दिया। तो ये फिलहाल जो मज़ामत से मफाहमत वाला रास्ता है, ये परमानेंट है या आगे जाके एक दफ़ा फिर कहीं ना कहीं मज़ामत हो सकती है, या एहतसाब की बात दोबारा से मियाँ साहब के दिल में आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल के अंदर जो बहुत से क्या आसाराइयाँ आपने कर ली हैं या अपने तौर पे नताइज अखज़ करके सवाल के अंदर डाल दिए हैं, वो दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा ये कहा है, कभी नाम लेके कहा है, कभी बग़ैर नाम लिए कहा है कि मुल्क के वोट को इज़्ज़त दो। जो लोग किसी को हुकूमत में लेके आते हैं, अवाम लेके आते हैं, उनकी बालादस्ती को तस्लीम करो, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करो, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करो। इसे आप मज़ाहमत कहें, तसादुम कहें, महाज़ाराई कहें, जो मर्ज़ी ये कहें, इस पे वो आज भी कायम हैं, वो हमेशा कायम रहे हैं और इसके लिए हर कीमत उन्होंने पहले भी अदा किया, आइंदा भी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि जिस तकरीर का आप हवाला दे रही हैं, तकरीर कोई एक फ़र्द नहीं लिखता। लीडर जब बोलता है तो कई लोगों से मुशावरत करता है, कई लोगों से नोट्स देते हैं, कई लोगों के साथ तो मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन यकीनन है, लेकिन तकरीर वही होती है जो लीडर अपने जहन में बनाता है और फिर उसको अवाम के सामने पेश करता है। इस तकरीर के अंदर भी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने मज़ाहमत का बयानिया छोड़ के तो मुफाहमत का कुल्ली तौर पे उन्होंने कहा है कि मेरे 40 साल ज़िंदगी सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि जो कुछ आप करते रहे हैं या जो कुछ होता रहा है उसका सिलसिला बंद करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा और सबको मिल के ये फ़ैसला करना होगा। इसको तकरार के साथ 2 दफ़ा उन्होंने कहा, सबको मिल के। तो बयानिया उनका अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को घर घर के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, फाका कशी है, गुर्बत है, ऐसे ही है जैसे घर को आग लगी हुई है। तो सबसे पहले हमें आग को बुझाना है। ये आग किसने लगाई, कैसे लगी, माचिस किसके हाथ में है, तीली किसने लगाई, ये देखी जाएगी वक्त आने पे। लेकिन इस वक्त जो उनका बुनियादी तरजीह है वो यही है कि अवाम को इन मसाइल से निकाला जाए। नज़ीर मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं।
प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आपने खुद कहा कि मुल्क आगे चलाना है तो सबको साथ लेकर चलना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ इसी तनाजुर में शायद आसमा शिराजी साहिबा से वो गुफ्तगू कर रहे थे। सर एक छोटा सा क्लिप है, वो सुनिएगा, फिर इसके जवाब आपसे लूँगी। हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा अगर इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर डिवोर्स करना चाहते हैं इस सिस्टम से मुराद ज़ाहिर है पॉलिटिकल उससे, तो ऐसी कोई ख्वाहिश, चाहत, उम्मीद या कोशिश होगी PMLN की? देखें, ये जो फ्रेज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है मुकम्मल तौर पे डाइवोर्स करने का, मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है। जो बज़ाहिर बहुत बड़े बड़े जमहूरी ममालिक नज़र आते हैं या जमहूरियत जहाँ बड़ी इस्टेब्लिश्ड आपको दिखाई देती है, चाहे वो अमेरिका है या बरतानिया है या यूरोपीय ममालिक हैं या हमारे पड़ोस में कुछ ममालिक हैं, वहाँ भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी मामलात से दूर नहीं होती कि वो उसको एक डाइवोर्स्ड एंटिटी की शक्ल दे दी जाए। उसका भी अमल दखल होता है और एक हद तक होता है। सियासी मामलात जो हैं वो बहरहाल सियासतदान तय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के अंदर हमें एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। ना कोई हमारा हरीफ है, ना कोई हमारा दुश्मन है, हम आपस में बैठे हुए हैं। किस हद तक किस इदारे को कितना स्पेस मिलना चाहिए या मिल सकता है या म्यूचुअली एग्री किया जा सकता है, ये मिल बैठ के तय हो सकता है। लेकिन ये कि जी हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो कि किसी इदारे को कौमी मामलात से बिल्कुल कुल्ली तौर पे बेदखल करके एक तरफ फेंक दिया जाए। कौमी से तो कर ही नहीं सकते, कौमी से तो किया ही नहीं जा सकता ना। हम सियासी मामलात की बात करें। देखें ना, सियासी मामलात कौमी मामलात से जुड़े होते हैं, सियासी मामलात दिफाई मामलात से जुड़े होते हैं। ये फ़लाँ कॉरिडोर हमने खोलना है, फ़लाँ बॉर्डर को बंद रखना चाहिए, खोलना चाहिए, सियासी तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी तजारत हो फ़लाँ मुल्क से, आपकी क्या राय है? तो ये मिल बैठ के फ़ैसले होंगे ना। अब ये सियासी फ़ैसला है कि जी फ़लाँ मुल्क से हमारी तजारत होनी चाहिए। अब भी हम टमाटर मंगाते हैं एक पड़ोसी मुल्क से, वो पहले दुबई जाते हैं और फिर दुबई से हम उठा के लाते हैं। लेकिन अगर सियासी हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि नहीं यार ये खेल बंद होना चाहिए, हम क्यों नहीं बॉर्डर से लपक के टोकरी उठा लेते, तो इस मामले में अगर हमारी कुछ इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में, तो उनसे बात करना, उनसे मिल बैठ के तय करना, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मामला वहाँ आता है जहाँ पॉलिटिकल मनूवरिंग शुरू हो जाती है। पॉलिटिकल मनूवरिंग के अंदर आके जब आप किसी को हटाना चाहते हैं, किसी को बिठाना चाहते हैं, किसी के ख़िलाफ़ अदलिया के साथ गठजोड़ करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ आप जजों के घर जाके कहते हैं कि इसको ज़मानत नहीं देनी वरना हमारी 2 साल की मेहनत, ये चीज़ें हैं जो ख़त्म होनी चाहिए। यही नवाज शरीफ कहता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात कहती है। और जी हाँ, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस पॉलिटिकल मनोवरिंग की आप बात करें, मेरा सवाल उसी पर एक्चुअली मोहित था। मैं वही बात जानना चाह रही थी। बाकी तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो कौमी मामलात हैं, वो मुल्की सलामती के मामलात हैं, उसमें तो उनका इंटरफेरेंस ना रोका जा सकता है, ना रोकना चाहिए और ना रोका जा सकेगा। लेकिन बात वही पॉलिटिकल मनोवरिंग की हो रही है कि क्या आपको लगता है कि आज वो नहीं हो रही? देखें, मैं ये समझता हूँ, आपका इशारा अगर इस चीज़ की तरफ है कि कोई पॉलिटिकल जमात जो है वो तकलीफ़ में है या मुश्किल में है या उस पर कड़ा वक्त आया हुआ है, मैं किसी जमहूरी तशख़्ख़ुस रखने वाली जमात को, जमहूरी क्रेडेंशियल रखने वाली जमात को, जमहूरी एक्टिविटीज़ करने वाली जमात को, जमहूरी हकूक़ का तकाज़ा करने वाली जमात को इस कैफियत में नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर किसी का नाम तो सियासी जमात है, लेकिन वो चश्मे ज़दन में कराची से लेके पेशावर तक दिफाई तनसीबात पे हमले करती है, कोर कमांडर का घर जला देती है, तैयारे जला देती है, GHQ पे चढ़ दौड़ती है, शहीदों की यादगारें तोड़ फोड़ के फेंक देती है। और फिर ये आइसोलेटेड चीज़ें नहीं हैं, कंस्पायरेसी अब खुल के सामने भी आ चुकी है, बारहा बताई जा चुकी है कि इस सारे खेल के नतीजे में कोशिश ये थी कि फ़ौज के अंदर हलचल हो। ISPR बता चुका है कि फ़ौज के अंदर से कितने लोगों को इसी साजिश के सिलसिले में सज़ा दी गई है और फिर ये हो कि जी जो इस वक्त हमारा चीफ है उसको हटा दिया जाए। इस कंस्पायरेसी को, इस सारी गारतगरी को भी अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर लेती हैं फिर तो वाकई ज़्यादती हो रही है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, जो कि नहीं है,
तो फिर आप ये मत कहें जी कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही थी ना, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। हम तो घर बैठे हुए थे, तो पानामा भी आ गया और डॉनलीक्स भी आ गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई, और फिर बेटे से तनख्वाह न लेने पे घर। ये होती है किसी सियासी जमात के ऊपर या सियासी लीडर के ऊपर जब आप नारवा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ भी नारवा करें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई नारवा हरकत की है जो हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी जमात ने नहीं की है, तो उनको भी नमूना इबरत बनाना चाहिए और उनको सियासी जमात के तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिले तो फिर तो ये चांसेस हैं और या आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि उस जमात को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए। देखें, कोई भी जमात हो, अगर उसका नाम मुस्लिम लीग है और वो कोर कमांडर के घर जलाती है और GHQ पे हमला करती है और वो काम करती है जो 9 मई को हुए हैं, तो मुस्लिम लीग हो या जिना हो या कोई इस्लाम लीग हो, मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल एरिना के अंदर अपना किरदार अदा करने की सलाहियत खो देती है। हाँ, वो अनासर जो इस सारी चीज़ से बरीयत इख्तियार कर लेते हैं, बरी हो जाते हैं, इसकी खुल के मजम्मत करते हैं, वो किसी अम्ब्रेला तले आते हैं, वो अपना हक इस्तेमाल करें। ये नहीं हो सकता है। अब इसमें हमें बिल्कुल वाजे हो जाना चाहिए, इसमें कोई नाइस्टीज नहीं होनी चाहिए नादिया। तो सर बिल्कुल वाजे होके बताइए ना कि PTI पर बैन होना चाहिए। मैं PTI नहीं कह रहा ना, मैं PTI नहीं कह रहा। अगर ये काम PTI ने किए हैं और आपको मालूम है कि नहीं, बैन ना हो, लेकिन क्या इन तमाम लोगों को या इस साजिश को या इसके करने वाले को वही हुकूक मिलने चाहिए जो बाकी सियासी जमातों को या उनके लीडरों को हासिल है? और अगर मिलने चाहिए तो क्यों मिलने चाहिए? कल वो भी चढ़ दौड़े। नवाज शरीफ पे भी तो 11 साल वो जलावतनी काटी है उसने, 2 साल जेल में पड़ा रहा है वो, उसके हवारी कल इसी तरह निकल आए। पीपल्स पार्टी का एक लीडर फांसी चढ़ गया, उनकी एक लीडर कत्ल हो गई, वो भी यही हरकतें करते। तो आपको एक लकीर खींचनी है या नहीं खींचनी है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच इरफान सिद्दीकी साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से। उनका ये अगर इम्प्रेशन है तो बिल्कुल कतई तौर पर गलत है कि किसी किस्म का कोई ऐसा फेवर है। हाँ, अलबत्ता जो हालात हैं, जो इससे वाक़यात हैं, उससे ये साबित होता है कि PMLN जो है वो एक मजबूत जमात के तौर पर हमारे सामने है और जीतती है तो फिर नवाज शरीफ साहब ही चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे और शहबाज शरीफ साहब कहाँ होंगे इसका फैसला बाद में किया जाएगा। प्रोग्राम से में मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब का आज का एक बयान जो कि बड़ा अहम बयान है। पहले तो उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ही अगली हुकूमत बनाएगी। अब इस बयान में या इस दावे में वजन कितना है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उन्होंने कहा है कि PP ने पंजाब में सियासी हिकमत अमली तैयार कर रखी है। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी जाएं, तो 2008 में जो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 81 के करीब सीट्स हासिल की थी। उसके बाद एकदम से ये गिरा। जब 2013 के इलेक्शंस हुए तो 6 सीटों पर आ गई और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में 7 सीट्स ले सकी। ये तो पंजाब की बात है। अब पंजाब में सियासी हिकमत अमली अगर बेहतरीन नहीं होगी और पंजाब को नहीं जीत पाएंगे तो वफाक में हुकूमत बनाना किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल होता है। हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद है, डेप्यूटी सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट एंड रिलीजियस अफेयर्स, वर्क एंड सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर हुसैन शाह साहब, वैसे तो जब भी इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो हर पार्टी का ये हक भी है और उसका एक तरह से ये दावा भी होता है कि जी अगली हुकूमत हमारी होगी। लेकिन अगर उसको फिर थोड़ा सा परखे तोले तो फिर जानने की कोशिश की जाती है कि कैसे। अब सिंध में आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे, बट सिंध से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं पंजाब की। जब पंजाब जीतेंगे तो वफाक में जाएंगे। पंजाब की जो सूरत हाल 2013 में, 8 में, 18 में थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब कैसे हुकूमत बनाएंगे और कैसे पंजाब जीतेंगे, क्या हिकमत अमली आप लोगों ने अब तक बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आपने 2008 से तो शुरू किया, आप 2002 की बात नहीं की और 1997 की बात भी नहीं की। 1997 में
पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 18 सीटें थीं और वो भी सिर्फ सिंध से और पंजाब से कोई सीट नहीं थी। लेकिन 2002 में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी और फिर 2008 में भी काफ़ी नशस्तें मिली। तो इस दफ़ा 2023 या 24 के जो शुरू में जनवरी में कहा जा रहा है कि 28 जनवरी की डेट आएगी, तो उसमें जो इलेक्शन होंगे, और ये सिर्फ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कह रहे बल्कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, और आपको सरप्राइज रिजल्ट मिलेंगे कि इंशाल्लाह इलेक्शन में बहुत सारी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और वजीर आज़म हमारा ही होगा। और मैं आपको तफसील से बता देता हूं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वीप कर रहे हैं। जो साउथ पंजाब है वहां पे लास्ट टाइम भी हमारी काफ़ी सीटें थी, कुछ सीटें जो हैं बहुत थोड़े मार्जिन से वो जो RTS या जो कुछ भी कह लें उसकी नज़र हो गई। और फिर सेंट्रल पंजाब में भी हम, सेंट्रल पंजाब हमारे लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है जिसमें PMLN भी है, इस्तेकाम पार्टी भी है, PTI भी है, TLP भी है, दीगर हैं, तो हमारी कुछ सीटें ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ पे निकलेंगी। बलूचिस्तान में 2018 में हमारे पास एक सीट भी नहीं थी। अब वहाँ पे हालिया को महीना 2 महीना पहले इलेक्शन हुए बल्दियात के, हमने कई डिस्ट्रिक्ट स्वीप किए हैं, जीते हैं और बहुत सारी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं। KP में भी इसी तरह हमें कुछ सीटें मिलेंगी और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी ना हो, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी। सर, पंजाब में आपका मुकाबला किससे है? आप किसको आप अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं? PTI को, PMLN को, IPP को, TLP को, जिनका आपने भी जिक्र किया? जी, ये सब से मुकाबला होगा और हर कोई अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा। एक्चुअली नेक टू नेक इससे असल कॉम्पिटिटर आपका ये है, PMLN है, PTI है, IPP है। देखें, कुछ इलाकों में ज्यादातर तो PMLN से ही होगा और फिर PTI के भी कुछ हल्के हैं और फिर ये जो नई पार्टी बनी है इसमें कई लोग इलेक्टेबल हैं जिनका असर रसूख है, उनसे भी हमारा मुकाबला होगा। लेकिन मेन जो मुकाबला है वो PMLN के साथ ही होगा पंजाब में। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएगा नासिर हुसैन शाह साहब, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि अभी जिस तरह से आप लोग PMLN के हवाले से कह रहे हैं, कोई उसको भी दोबारा आप सिलेक्टेड कह रहे हैं, लाडला प्लस भी कह रहे हैं और दीगर अलकाबात भी दिए जा रहे हैं। सुना यह था कि आपकी भी कहीं ना कहीं बात बन रही थी और काफी हद तक बनते बनते आपके मामलात बिगड़ गए, क्या हुआ ऐसा? देखिए, ये सिर्फ एक तासुर है जो दिया जा रहा है। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, उन्होंने जो बात की वो कोई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं की, उन्होंने सबके लिए की कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और 2 बातें जैसे अभी आपने जिक्र किया कि PMLN के लिए हम ये कह रहे हैं वो करें, देखें हम मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं और PMLN को शानदार जलसा करने पर मुबारकबाद भी देते हैं। और पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ था कि मियां साहब आए और इसमें हिस्सा लें, आके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और वो पंजाब में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो आके अपना काम करें। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि उनके रास्ते रोके जाएं जिस तरह अभी तासुर ये दिया जा रहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सजाएं मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई वो भी गलत, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो उस पर उनको नाअहल कर दिया गया या और दीगर जो चीज़ें थी। बाकी पॉलिटिकली हम एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। ये जो बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ हमारे रहनुमाओं ने कुछ बात की जिसको हाईलाइट किया जाता है, वो उन्होंने कहा कि एक जो तासुर आ रहा है कि जिस तरह मियां साहब आए या उनसे बायोमेट्रिक कराए गए या दीगर है, तो ये तासुर नहीं होना चाहिए। उनको पहले आके जो भी है उसको फेस करना चाहिए था। एक तो प्रोटेक्टिव बेल वैसे ही उनके पास थी, तो ये इस तरह की चीज़ों को फिर मिला दिया जाता है। हम इलेक्शन अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, लेकिन मियां साहब के आने से कोई हम नाखुश नहीं है और उनको आके इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
नहीं, मियाँ साहब के आने से नाखुश तो आप होंगे भी नहीं, लेकिन मुझे समझाएं ये कि मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो उससे आप मुतमईन हैं या वो मिलना चाहिए था? सिर्फ बात सिस्टम्स की या बायोमेट्रिक सिस्टम की एयरपोर्ट पहुँचाने की नहीं है। जिस तरह से वो आए वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया, यहाँ पर आने के बाद उनको वीआईपी प्रोटोकॉल बिल्कुल ऐसा जैसे कोई स्टेट गेस्ट है या उनको तस्लीम कर लिया गया है, इस पर भी आप नाखुश नहीं है या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? देखें, हम तो इस पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ये वो रवैये हैं कि जब अगर किसी के खिलाफ कोई चीज़ें हों तो फिर उनके साथ उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है और फिर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जाती हैं जिनको पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से भुगत रही है। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी 2013 में तो ये सारे केसेस हम पर उस वक्त के थे। बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट में और केसेस आ गए और इसी तरह मियाँ साहब वालों पर भी केसेस आ गए और फिर आगे जाके जब आजकल के दौर में पीटीआई वालों भी उसी को भुगत रहे हैं तो अब वो उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं और ये। लेकिन हम तो ये वाज़े करना चाहते हैं कि जब हालात का रुख, हवा का रुख एक तरफ होता है तो फिर तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं और फिर यकायक कैसे बदल जाता है। वो जो बहुत बड़ा जिसको दिखाया जाता है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये वो तजुर्बे हैं जो अब नहीं होने चाहिए। फैसला अवाम को करना चाहिए पाकिस्तान के कि वो जिसको भी वो, इसीलिए पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन जल्द से जल्द हों। चले 90 डेज में ना हो सके तो 100 डेज में हो जाएं, 120 डेज में हो जाएं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल फौरी अनाउंस किया जाए। ठीक है, टेंटेटिव डेट तो आ गई है, अगर इसको हम टेंटेटिव डेट कह सकें कि 28 जनवरी 2024 जिसमें इलेक्शंस हो जाएंगे। आगे पीछे प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, बट पीटीआई की आपने खुद भी अभी बात की, मैं भी उसकी बात करती हूँ। लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो दरमियान के जो ताल्लुकात थे कुछ बर्फ पिघल रही है। आपने भी कोई अच्छी बातें की, वहाँ से भी उसको वेलकम किया गया। आपको लगता है कि पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी, नाजायज हो रहा है? वैसे जमात की बात करूं, इंडिविजुअल की नहीं। जी, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोबारा दोहरा देता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए कह रही है। पीटीआई एज ए पार्टी, पीपल्स पार्टी समझती है कि उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जो जो लोग केसेस में हैं या जिस तरह उनके खान साहब की जो शिद्दत पसंदी की सियासत थी, नफरत की सियासत थी, जिसका नो में कोई इजहार हुआ, इन लोगों को तो फेस करना चाहिए कानून को। बाकी अगर आप पीटीआई को वैसे इस पूरे रन से निकाल देंगे तो उस पर पूरे इलेक्शन पर इफ एंड बट आ जाएंगे। तो बाकी हमारा कोई ना कोई बर्फ पिघल रही है, ना ही पीटीआई वालों के साथ हमारा कोई अच्छे ताल्लुकात अब हैं ना आइंदा होंगे, क्योंकि उनके रवैये, उनकी बातें सबके सामने हैं। अगर कोई मुस्बत लोग होंगे उसमें तो ज़रूर इलेक्शन में बातचीत जो है वो चलती रहती है, लेकिन हमारी तरफ से कोई इत्तेहाद या कुछ इस तरह की बात पीटीआई के लिए नहीं है और इस माइंडसेट के साथ तो बात की नहीं जा सकती जो 9 मई का या दीगर इश्यूज हैं उनके जहनों में। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात। मैं भी अपना सवाल इजाजत दें तो दोबारा दोहरा दूं कि आपको 9 मई के जो जिम्मेदार थे उनको तो आप बिल्कुल एक तरफ रख देना, उनके लिए तो हम कोई बात नहीं करते, ना आप करते हैं ना हम करते हैं, ना होनी चाहिए। बट अगेन मैं इंडिविजुअल की नहीं, मैं बहसियत पार्टी बात कर रही हूँ। वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त मिलती है, नहीं होने दिया जाता, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनको इजाज़त नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी, नाजायज़ हो रहा है उनके साथ? देखिए, हम उस बात पे हैं कि हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन में पीटीआई ज़रूर हिस्सा ले और जो लोग केसेस से फारिग हैं वो ज़रूर उसमें हिस्सा लें और आएँ, लेकिन हमारा कोई उनसे इत्तेहाद या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मैं इत्तेहाद का पूछ ही नहीं रही हूँ आपसे, मैं आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाजायज हो रहा है? नहीं, देखें, अगर पॉलिटिकली तौर पर उनको एक्टिविटीज़ की इजाज़त अगर वो लेते हैं कानून के अंदर रह के तो उनको होनी चाहिए, लेकिन उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि वो एक्टिविटी एक दिखाते हैं फिर करते वहाँ पे कुछ हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात है, कानूनी तौर पर उनको कहीं पे रोका गया है, तो वो तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। लेकिन हम इस बात में हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है
कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनको इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन। सुना है कि बड़ा एक कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, जिसमें एमक्यूएम भी होगी, जिसमें नून लीग भी होगी, जिसमें जेयूआईएफ भी होगी, जिसमें जीडीए भी होगी। मुकाबले के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। एक इसमें से माइनस होगी। लास्ट टाइम पीटीआई भी इनके साथ थी, ये उस वक्त भी अलायंस एक ही था और हमने उनको फेस किया था। और अब तो चले पीटीआई वाले अलहदा होंगे। बाकी ये देखें, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमें बहुत इज्जत और एहतराम है। इनमें बहुत मोहतरम भारी भरकम शख्सियात शामिल हैं, लेकिन हमने इनको फेस किया है। हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, कराची से कश्मीर तक हमने तो स्वीप किया है। हमें इनसे कोई किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। हम इनको फेस करेंगे। इलेक्शन में हम इनको अपने लिए ख़तरा नहीं समझते। और आप देखिएगा कि सिंध से हम स्वीप करेंगे और 2018 से ज़्यादा नशिस्तें लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन शाह साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत। और मुख्तसर सी बात यही थी नासिर हुसैन शाह साहब से, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि ये दावा पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा नहीं, खुर्शीद शाह साहब भी कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर चुके हैं, दीगर रहनुमा कर चुके हैं, खुद नासिर हुसैन शाह साहब एक दफ़ा पहले मेरे प्रोग्राम में कर चुके हैं, और अब जरदारी साहब ने भी ये दावा किया है कि अगली बार हुकूमत हमारी होगी। लेकिन इस दावे के पीछे या इस दावे में वजन कितना है और इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो पंजाब में सूरत हाल है और दीगर सूबों में सूरत हाल है, वो इस वक्त कम से कम कोई हौसला अफजा दिखाई नहीं देती। बाकी जब इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो पीटीआई के रहनुमा और उनके लॉयर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप हमारे साथ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पीटीआई के तर्जुमान और लीगल टीम के मेंबर, उसके साथ साथ कोर कमेटी के मेंबर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। जी वालेकुम सलाम। शुएब शाहीन साहब, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबर ये है कि साइफर केस में जो कि फर्दर जुर्म आयद हुई है, इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुकदमा इखराज मुस्तरद करने का जो तफसीली फैसला है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि बादियो नजर में पेटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है, जिसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट सेक्शन 5(1) सब एक्शन ए के तहत मुलजिम ठहराया गया। और इस सेक्शन के तहत जुर्म की सजा सजाए मौत या 14 साल कैद है। केस के हक़ाइक़ के मुताबिक बादियो नजर में मुकदमे में सेक्शन 5 का इतलाक होता है और इस्तिग़ासा के मुताबिक दरख्वास्त गुजार बतौर वज़ीर आज़म साइफर की मालूमात को हासिल किया और इस्तिग़ासा के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने साइफर हासिल किया और फिर गुमा दिया। तो क्या हम ये समझें कि जो फर्दर जुर्म आयद हुई है, मुलजिम करार दे दिया गया है, उसमें जो सजाएं लगेंगी वो कम अज कम 5 साल कैद या 14 साल सजाए मौत या 14 साल कैद है, इसका इतलाक होता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने मिसकंसेप्ट किया है। जो इल्जाम है वो साइफर को गुम करना, मैं इल्जाम की बात करता हूँ, या कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कोई इंफॉर्मेशन लीक करना, वो तो 2 साल सजा है उसका। लेकिन अगर किसी बाहर के किसी मुल्क को फायदा पहुंचाना हो और सुनियत से कोई स्पाई सिस्टम करना हो तो उसके लिए वो 14 साल की सजा है। तो जज साहब ने जो लिखा है ऑन द फेस ऑफ इट वो गलत लिखा है, उस सेक्शन को मिस इंटरप्रेट किया है। आप इसका दिफा करेंगे अगली दफा अगली हियरिंग में? हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत आर्डर है। ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है। जो हमारे ग्राउंड्स बनते थे उनको कंसीडर नहीं किया। मेरी नजर में तो ये साइफर का केस होना ही नहीं चाहिए था। साइफर का केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसने ये फैसला करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को बतानी है। फिर दूसरी बात यह है कि ये डीक्लासिफाई हो गया था। डीक्लासिफाई होने के बाद इस तरह का कोई भी मुकदमा बनाना अदरवाइज इलीगल एंड अनलॉफुल है। लेकिन साइफर की कॉपी गुम कर देना वो तो खुद तस्लीम किया है खान साहब ने। देखिए, साइफर की कॉपी गुम किसने की है? प्राइम मिनिस्टर में अगर कोई चीज आती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई क्लर्क नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, इवन आजम खान की अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख ले
जो 164 की है, जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है भाई उसको ट्रेस करो किधर है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज आए और वहां से कोई लीक हो या वहां से कोई चीज मिसप्लेस हो जाए या गुम हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पे नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का इल्जाम लगाना, इस तरह सा मुकदमा बनाना, ये मुज़ाहिका खेज है और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अच्छा, खैर मैं ये जानना चाहूंगी शोएब शाहीन साहब, क्योंकि इस तरह जितने केसेस हैं इमरान खान साहब पर, और तोशा खाना में डेफिनेटली उनको सजा हुई भी है, किसी में जमानत उनकी मुस्तरद हो गई, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, ये सारी चीजें। अभी उनके पास इस वक्त फिल वक्त कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इस वक्त तो कोई खतरनाक केस नहीं है। तो शाहाना था वो सस्पेंड हो गई है जजमेंट। जहां तक ये वाला केस है, इस तो केस बनता ही नहीं है, अदरवाइज इलीगल है। बाकी सारे केसेस हैं जिसमें या जमानतें हो चुकी हैं या बेल बिफोर अरेस्ट पे थे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी केस कोई खतरनाक केस है, सिवाय इस बात के कि अगर जजेस कंप्रोमाइज हों या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कंप्रोमाइज हों या रियासत के लोग अगर उनके खिलाफ खड़े हों और उनके लिए ऐसे रास्ते के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो उनके अलावा कोई खतरनाक केस नहीं है। शोएब शाहीन साहब, ये जरा बताएगा कि कल अलीमा खान ने कहा कि लंदन एग्रीमेंट, लंदन प्लान तो हम सुनते थे, ये लंदन एग्रीमेंट क्या है? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने भी जेल में ये बात की है, पहले भी करते थे। ये कोई सबूत है, कोई शवाहिद है या बस हवा में बातें हैं? क्या है लंदन एग्रीमेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने कंडक्ट को देख लें, रियासती इदारों को देख लें, रियासती इदारों के अंदाज को देख लें, अदालतों का रिलीफ देना देख लें, नैब के कंडक्ट को देख लें, नैब के प्रोसिक्यूटर वक्त से पहले आकर कैसे बैठता है, किस तरह का स्टेट गेस्ट बनाया गया है, किस अंदाज से इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की चलाए जा रहे हैं, किस तरह उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं, किस तरह एक रियासत के मुजरिम को वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, रियासत का नौकर एक वहां हाई कमिश्नर किस तरह उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और कैसे उसको बयानिया याद करा रहा है, और किस अंदाज से पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सारे इदारे बांदी बन के उसके सामने एक माफिया को बचाने में लगे हुए हैं और उसको मुसल्लत करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में एक जगह जलसा करने की इजाजत नहीं है। 100 मकाम पे इजाजत मांगी गई, एक जगह पे इजाजत मिली, वो काना में, लाहौर में, और आपने उसका अंदाज देख लिया किस तरह बंदों को उठा लिया गया। ये सारी चीजें आपके सामने है। वो प्लान या मुआहदा, दोनों चीजों को अगर आप सामने रख के देखें तो उन मुआहदात की रोशनी में उसको ड्राई क्लीन करना था। पीटीआई जो मुआहदे के फरीक कौन थे ये तो बता दें। मुआहदे के फरीक कौन थे, किसके दरमियान मुआहदे के फरीक कौन हो सकते हैं? आपके सामने ही है। जो ताकतवर लोग हैं वही हो सकते हैं और उसके बेनिफिशरी हैं वो वही हो सकते हैं। वो आपके सामने ही है कौन बेनिफिशरी है और कौन ताकत का सरचश्मा है आज के हालात में। क्योंकि अवाम को तो आपने किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अवाम की बात तो आप मानने को तैयार नहीं है। अवाम की बात तो आप समझते हो कि वो तो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े, क्योंकि माफिया आपके सामने दंदनाता फिर रहा है। और जो 4 साल घर में बैठा रहा, जिसका मरना जीना इस मुल्क से बाहर, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर, जिसके बच्चे बाहर, जिसका इलाज बाहर, जिसकी शादी बाहर, तो उनको इस पाकिस्तान में सिर्फ इक्तदार चाहिए और वो किसके सहारे इक्तदार लेगा? हाँ। वो सब आपके सामने है। खैर, अब मुझे एक और बात बताएं कि ठीक है कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही, लेकिन सवाल ये है कि अब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं जनवरी के लास्ट वीक में, तो पीटीआई को लीड इलेक्शन में कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, असद उमर साहब इस वक्त बजाय इररेलेवेंट हुए हुए हैं, चेयरमैन तरीके साहब खान साहब इस वक्त अंदर हैं। कौन जमात को लीड करेगा इलेक्शंस के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए? देखिए, इसका कोई इश्यू नहीं है। हम तो पहले के हमें 90 डेज में इलेक्शन कराएं। जब भी इलेक्शन होते हैं हमारा तो इलेक्शन तैयार है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी अवाम ही खुद लीड कर रही है। आज भी पूरे पाकिस्तान में आप जरा मार्केट में जाकर खड़े हो जाएं,
नहीं, वो तरीका देखिए, इलेक्शन की अपनी एक साइंस होती है शोएब शाहीन साहब, वो ठीक है, ये सारी जज्बाती बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी अपनी जगह इंटैक्ट है, शायद होगी, मगर जब इलेक्शंस होते हैं तो उसकी एक साइंस होती है। आपको इलेक्शन के कैंडिडेट चाहिए होते हैं, आपको घरों से निकाल के लोगों को इलेक्शन बूथ तक या वहां तक आपको लाना होता है, आपको जल्द से जुलूस करने होते हैं, आपने इलेक्शन कैंपेन करनी होती है, उसके लिए आपको लीडर्स चाहिए, फेसेस चाहिए, वो कहां से लेकर आएंगे? देखें, इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है, इमरान खान का पैगाम कोई भी पहुंचा देगा। अव्वल तो हम होपफुल है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को जमानत जरूर मिलेगी, और उसके अलावा उनकी पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप मौजूद है। जब जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा सब लोग सामने आ जाएंगे, और उनका हर वर्कर पब्लिक में होगा, वो मोबिलाइज भी करेगा, और इमरान खान का पैगाम ही सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा मुझे एक आखिरी बात शोएब शाहीन साहब, एक आखिरी बात, कल असद कैसर साहब ने और अली मोहम्मद और दीगर ने, जो बैरिस्टर साहब दीगर ने जो मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और बड़ी बातें भी हुई, उस पर एक तनकीद भी हुई, ये इमरान खान साहब की इजाजत से हुई थी मुलाकात? देखिए, इसकी तो बड़ी 100 दफा हम वजाहत पेश कर चुके हैं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी ये पख्तून रिवायत भी, बलोच रिवायत हो या कहीं भी पाकिस्तान में किसी जगह अफसोस, कोई किसी का मातम, किसी का गम हो, तो वो दुश्मन भी क्यों ना हो, इजाजत से गए थे, भी क्यों ना हो, इजाजत से गए थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो तो एक असद कैसर साहब तो कह रहे थे इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी इसमें। देखिए, अफसोस करने वो गए थे, बाकी की तफसीलात मुझे नहीं पता। दैट वाज ए पर्सनल विजिट, और पर्सनल विजिट मींस कि उनको अफसोस करने गए थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। दुरुस्त है, लेकिन असद कैसर साहब ये कहते हुए पाए गए थे कि जी इमरान खान साहब की मर्जी इसमें शामिल है, जिस पर ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वाकई सिर्फ ताज़ियत के लिए गए थे तो फिर उनकी मर्जी या उनकी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल जब सियासी बातें होती हैं और सियासी मुलाकातें होती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है, और सियासी गुफ्तगू आज नहीं तो कल रंग भी लेकर आती है। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।